हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स हसल। आज का टॉपिक हमारा रहेगा बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड। स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉमन जो डाउट्स हमारे म्यूचुअल फंड को रहते हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड को लेके आपको यूजुअली एक जो मिसपरसेप्शन है वो यही है कि म्यूचुअल फंड का जो पैसा जो इन्वेस्ट जो होता है वो आपका स्टॉक मार्केट में ही होता है। ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड हमारे बड़े टाइप्स के होते हैं। म्यूचुअल फंड का पैसा आपका रियल एस्टेट टू इवन गोल्ड एंड करेंसी में भी इन्वेस्ट होता है। वो डिपेंड करता है आपने किस पर्टिकुलर एएमसी किस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है। ठीक है सर। तो ऑलवेज ऐसा नहीं होता है कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट होता है वो भी अगेन आपका बड़ा डाइवर्सिफाइड फॉर्म में इन्वेस्ट होता है। वो भी अगेन आपका एक सेम किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं होता है। सो स्टार्ट करते हैं सर आज का टॉपिक अपना। एंड अगर हम बात करते हैं आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे इसके वो रहेंगे कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, बेसिक्स इसके जानेंगे हम। म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट्स एंड बेनिफिट्स क्या रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या रहेंगे, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बातें करेंगे अबाउट द म्यूचुअल फंड्स। देन टाइप्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड की बातें करेंगे। देन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या इंक्लूड होता है इसकी बातें करेंगे। सो फर्स्ट चीज हम बात करते हैं कि व्हाट इज ए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इट्स ए पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मीन्स कि जो भी पीपल है, जो भी लोग हैं जो सेव करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी जो सेविंग्स है वो चैनलाइज हो इन सम फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली दे कंट्रीब्यूट इनटू द म्यूचुअल फंड एंड वही पैसा जो पूल जो होता है फॉर द पर्पज ऑफ, किस पर्पज़ के लिए, ऑब्वियसली कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट अगर आप कोई भी करते हैं तो पर्पज़ आपका क्लियर होता है कि आपको वहाँ पे रिटर्न चाहिए। तो जो फंड ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, वो आपके लिए इन्वेस्ट करते हैं टू गेट यू मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स। व्हाट इज ए म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड सर इट्स ए पूल ऑफ मनी जो इन्वेस्टर्स से ही कलेक्ट होता है। एंड कलेक्ट कौन करते हैं? जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो एएमसीज जो रहती है हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वो कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद इनका पर्पस क्या रहता है? इनको इन्वेस्ट करना है इन द सिक्योरिटीज़, इन अदर एसेट्स, जिससे कि जो आपका रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो सके। एंड बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्टिव रहता है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव रहता है किसी भी म्यूचुअल फंड का कि वो आप डेट इंस्ट्रूमेंट में जाके उसको इन्वेस्ट करेंगे या आप इक्विटी में उसको इन्वेस्ट करेंगे या आप अदर उसको फंड्स में या बॉन्ड्स में कहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे। ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत क्लियर रहता है। ठीक है सर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं इसमें, कि कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं म्यूचुअल फंड को लेके। फर्स्ट इसमें ये रहता है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मार्केट को लेके एक्सपर्ट नॉलेज नहीं चाहिए। इवन अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको स्टॉक मार्केट की एक्सपर्ट नॉलेज होने की नीड नहीं है। इसके लिए जो एएमसी होते हैं उनके पास ऑलरेडी एक्सपर्ट्स अपॉइंटेड है, वो आपका पैसा बेस्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो अगेन आपका जो पैसा है एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो बड़ा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे आपका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल पूरा मैनेज करके चलते हैं। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है सर इसमें। आपका एंट्री लोड आपका बिल्कुल नहीं होता है। एग्जिट लोड की भी अगर हम बात करें तो अगर आप 12 मंथ्स के अंदर अगर आप जो आप म्यूचुअल फंड है उसको आप एग्जिट कराते हैं तो आपका विद इन 12 मंथ्स ही आपका एग्जिट लोड रहता है। इसके बाद आपका एग्जिट लोड भी नहीं रहता है। बड़ी सारी स्कीम्स आपके पास आज की डेट में अवेलेबल है म्यूचुअल फंड की। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्कीम जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ओपन है म्यूचुअल फंड्स को लेके। एंड जो मैनेजमेंट होता है आपका फंड का बहुत ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। एएमसीज दीज आर वेरी हाई क्लास प्रोफेशनल टीम्स। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आपका जो फंड है वो एक नॉर्मल एक ब्रोकर मैनेज कर रहे हैं। ब्रोकर्स आपका फंड मैनेज नहीं करते हैं। देयर इज ए कंप्लीट टीम ऑफ प्रोफेशनल्स जो आपका फंड को मैनेज करके चलते हैं। लिक्विडिटी की अगर बात करें सर तो म्यूचुअल फंड आपका हाईली मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, लिक्विड होता है। कभी भी आप अपने म्यूचुअल फंड आप अपने सेल कर सकते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। ये हमारा बेसिक एक एजुकेशनल पर्पज से आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। तो एक तो ये कि अगर हम ओनरशिप की बात करें इसमें तो ओनरशिप ऑलवेज इन्वेस्टर्स के हाथ में ही रहती है।
आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो ऐसा नहीं होता है कि जो फंड है, फंड जो है आपका, जो फंड मैनेजर्स है दे आर द ओनर्स, ओनर आप ही रहेंगे, अपनी जो पर्टिकुलर यूनिट्स है उनको लेके ओनरशिप आपकी ही रहेगी। नेक्स्ट हम ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोफेशनल्स ही आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। आपका जो पूरा फंड जो रहता है, पूरा पूल ऑफ फंड जो है वो प्रोफेशनल्स ही मैनेज करते हैं। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो फंड वैल्यू है, आपकी जो NAV है, जो नेट एसेट वैल्यू है, हर दिन अपडेट होती है। अगर हम इसके फंड शेयर की बात करें, लाइक अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बोलते हैं कि हमारे पास ये शेयर है, यहाँ पे आप NAV बोल के चलते हैं कि आपके पास जो यूनिट्स आपको अलॉट हुई है उनका NAV कितना है, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो आपका रहता है उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ही क्लियरली स्टेटेड होता है, वो पहले ही आपका डिफाइन हो जाता है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका ऑब्जेक्टिव आपका रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है, या आपको डिविडेंड वहाँ पे ज़्यादा चाहिए होते हैं, या आपको वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए होती है, आपको क्या चाहिए होता है, वो ऑब्जेक्टिव आपके पहले ही डिफाइंड होते हैं। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बातें करते हैं सर। तो 1963 में ये जो म्यूचुअल फंड था वो इनिशियली आपका जो UTI है वो स्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल फंड ओनली, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी अगर हम बात करें, सबसे बड़ा कॉर्पस जो यहाँ पे क्रिएट किया गया था उसका टोटल जो वैल्यू था दैट वाज मोर देन 700 बिलियन रुपीज़। एंड यहाँ पे इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो 20 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे। ये अभी तक का सबसे बड़ा कॉर्पस था जो UTI के पास था, जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास था। ये फंड ऑल्दो हमारा 2008 में जो है क्लोज हो गया है। इसके बाद अगर हम बात करके चलते हैं सर, इसके बाद हमारे पास ईयर 1990 के अंदर आपका जो गवर्नमेंट है इसने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को परमिशन अलाउ की कि आप भी जो है म्यूचुअल फंड मैनेज कर सकते हैं, आप भी म्यूचुअल फंड जो है वो अलॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जब हमारे आए, बेसिकली नेशनलाइज बैंक्स जो हमारे रहते हैं, इनमें अगर हम बात करें तो लाइक जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यहाँ पे आई है, जिनका जो GIC AMC करके इनका एक म्यूचुअल फंड है। देन आपका जो LIC है, LIC भी अपने फंड लेके आई थी जो जीवन बीमा सहयोग AMC के थ्रू आपका चलता है। SBI के भी सर म्यूचुअल फंड्स है। यहाँ पे अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें सर, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बात करें तो इस कैटेगरी में जो AMC का जो टोटल कॉर्पस है वो हमारा $150 बिलियन से ऊपर है, 150 बिलियन रुपीज़ से ऊपर है, सॉरी नॉट डॉलर, आपका 150 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा का कॉर्पस है यहाँ पे। देन आपका 1993 में जो है म्यूचुअल फंड को लेके SEBI की कुछ गाइडलाइंस, हमारे कुछ रूल्स हमारे स्टैब्लिश किए गए। एंड यहीं पे आपको जो है प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट बैंक्स को आपको परमिशन ग्रांट की कि आप भी म्यूचुअल फंड ऑपरेट कर सकते हैं। प्राइवेट अगर हम सेक्टर की बात करें, प्राइवेट जो बैंक्स है हमारे, इनकी बात करें तो इसमें आपके जो ICICI प्रूडेंशियल AMC है, आपका बिरला सन लाइफ AMC है, देन आपका HDFC है। तो बड़े सारे आपके प्राइवेट बैंक्स हैं जिनके, इनफैक्ट अगर हम ICICI की बात करें तो दे हैव मोर देन 1000 म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड काफ़ी सारे आपके पास ढेरों ऑप्शन अवेलेबल है जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करके चलते हैं सर क्लासिफिकेशन को लेके। तो क्लासिफिकेशन के लिए सर हमारे पास 2 बेसिस रहेंगे। फर्स्ट हो जाता है फंक्शनल बेसिस, देन आपका पोर्टफोलियो बेसिस। फंक्शनल बेसिस की बात करें तो इसमें आपके ओपन एंडेड रहते हैं। ओपन एंडेड का मीनिंग क्या रहता है? ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स आपके ये रहते हैं कि जिसमें आपके आप कभी भी अपना जो म्यूचुअल फंड है कभी भी आप उसमें एंट्री कर सकते हैं, कभी भी आप उससे एग्जिट कर सकते हैं। मीन्स आप कभी भी बाई कर सकते हैं एंड कभी भी आप सेल कर सकते हैं। क्लोज एंडेड की बात करें तो क्लोज एंडेड का एक प्री डिफाइंड एक लाइफ रहता है। इसका जो लाइफ पीरियड होता है वो लिमिटेड होता है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप इसमें कभी भी आप एंट्री कर सकते हैं, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं। यूजुअली जो आपके IPOs जो रहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के टाइम पे ही आपको जो क्लोज एंडेड जो म्यूचुअल फंड्स है इसमें इन्वेस्ट करने का परमिशन आपको रहता है। एंड इसके बाद अगर रीपर्चेज ऑप्शन ग्रांट होता है तो ही इन्वेस्टर जो है वापस से बाय एंड सेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम पोर्टफोलियो बेसिस की बात करें सर तो इसमें आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, इसमें आपके डेट म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, एंड देन इसमें आपके कुछ स्पेशल फंड्स भी हमारे आ जाते हैं। इक्विटी फंड्स की बात करें तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्योरली आपका जो स्टॉक मार्केट है, इक्विटी स्टॉक है, वहीं पे आपकी इन्वेस्टमेंट जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे
कितना रिस्क में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगेन आपके पास डाइवर्सिफिकेशन के बड़े सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। इसमें आपके ग्रोथ फंड्स, एग्रेसिव फंड्स, इनकम फंड्स, बैलेंस फंड्स, बहुत सारे आपके यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। डेट फंड्स की अगर हम बात करें सर, डेट फंड्स के अंदर आपके पास बॉन्ड फंड्स या गिफ्ट फंड्स या फिर आपके बड़े सारे जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल्स होता है, कमर्शियल पेपर होता है, वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। ये अगेन आपका सर अगर हम एफडी से कंपेयर करें अपने डेट फंड्स को, एफडी का जो आपका रिटर्न है वो यूजुअली 7 to 8% रहता है। बट अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें, अगर आपने एक अच्छे परफॉर्मिंग डेट फंड में इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे आपको 10% का रिटर्न ईजिली मिल जाता है। स्पेशल फंड्स की बात करें सर, इसमें आपके बड़े सारे इंडेक्स फंड्स है, आपके कुछ इन्वेस्टर्स, आपके कुछ इंटरनेशनल फंड्स भी है यहाँ पे जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स है, देन आपके बड़े सारे ऑफशोर फंड्स है, देन आपके बड़े सारे सेक्टोरल फंड्स है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, तो म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, इसकी सर हम बात करते हैं। स्पॉन्सर बेसिकली क्या करता है, स्पॉन्सर आपका म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करता है एज पर द अवेलेबल सेबी रूल्स। एलिजिबल स्पॉन्सर की बात करें तो इसमें आपके बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन आपकी प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आती है। एक सबसे अच्छी सर जो अगर हम सिक्योरिटी या एश्योरेंस की बात करें, स्पॉन्सर अपना खुद का भी मिनिमम 40% कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है एएमसी क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी रहती है कि स्पॉन्सर का खुद का भी पैसा लगा हुआ है, तो जो इन्वेस्टमेंट जो रहेगी आपकी, आपके फंड की जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो बहुत ही आपके परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर ही रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, तो यहाँ पे हम ट्रस्ट की बात करते हैं। ट्रस्ट बेसिकली क्या होता है, स्पॉन्सर ही स्टैब्लिश करता है, जिसको हम म्यूचुअल फंड बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, इनका जो मेन जो पर्पज़ रहता है, इन्हीं का पर्पज़ रहता है, ट्रस्ट ही आपकी जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है उसको लॉन्च करता है एंड देन इन्वेस्टर से कलेक्ट करता है फंड्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का क्या रोल होता है, इसमें आपकी एक पूरी टीम होती है प्रोफेशनल्स की एंड एक्सपर्ट्स की, जो पूरा मार्केट को स्टडी करती है, जो ये डिसाइड करती है किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कैसे फंड को डाइवर्सिफाई करना है। इनका मेन जो रोल रहता है वो यही रहता है कि आपका जो फंड है उसके इन्वेस्टमेंट को लेके इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड कोई भी म्यूचुअल फंड होता है उसकी अपनी एक खुद की एएमसी रहती है। एएमसी की अगर हम बात करें सर, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, जैसे लाइक एलियंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जूरिक एसेट मैनेजमेंट, मॉर्गन स्टैनली, जीआईसी, टाटा एसेट, एंड इसके अलावा भी सर बड़े सारे जीएम कैपिटल है आपकी, कोटक महिंद्रा की अपनी है, देन जीवन बीमा सहयोग एसेट मैनेजमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंड मैनेजमेंट लिमिटेड है। तो बड़ी सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपकी है मार्केट में। नेक्स्ट सर जो हमारा रहता है दैट इज कस्टोडियन। सो कस्टोडियन का बेसिकली क्या रोल रहता है, कस्टोडियन भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपकी सिक्योरिटीज होती है उनकी सेफ कस्टडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इनके अगर हम मेजर रोल्स की बात करें तो ये पोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी एंड देन सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज के लिए आपका जो डिविडेंड जो कलेक्ट करना है इसको लेके काम करती है, एंड अकाउंट जो आपके जो रहते हैं उनको होल्ड करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए कस्टोडियन ही आपका काम करता है। इसके बाद सर एक ये रहता है कि अगर आपको अपना म्यूचुअल फंड को इवैल्यूएट करना है परफॉर्मेंस, तो आप एनएवी के बेसिस पे करते हैं। एनएवी का बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर आपने कैलकुलेट करना है, ये टर्म थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, यूजुअली आपको एनएवी कैलकुलेट करने का कोई काम नहीं रहता है, बट स्टिल अगर आपको करना है, एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि आपके फंड की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उनका मार्केट वैल्यू लीजिए, जो भी रिसीवेबल्स है उसको ऐड कीजिए, एक्रूड इनकम अगर कोई है लाइक वहाँ पे डिविडेंड है या कुछ भी अगर बीच में सरप्लस आपकी इनकम है वहाँ पे, एंड देन आप वहाँ से अपनी लाइबिलिटीज़ एंड एक्रूड एक्सपेंसेस को हटाइए, उसको सर डिवाइड करिए, जो आपकी आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है आपका एनएवी वहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसी के साथ सर हम आज की वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड, कोई भी आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, एंड इसके बाद भी सर अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो हम ट्राई करेंगे कि हम स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर पाए, बट ये नेसेसरी नहीं होता है कि जो आपके म्यूचुअल फंड है वो आपका स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है, ऐसा नहीं होता है सर।